नमस्कार दर्शकों, नई दिशाएं कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में, जिसे हम सभी PMEGP के नाम से भी जानते हैं। इस योजना से जुड़ी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है अंडमान निकोबार खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राकेश कुमार जी। राकेश जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा दूरदर्शन पोर्ट ब्लेयर केंद्र अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और आप इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। हमें सब्सक्राइब करें, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। दर्शकों, हम आपको ये भी बता दें कि ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। इस योजना से जुड़ी जो भी जानकारी आप चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि PMEGP ये क्या है, इसके बारे में हमें बताइएगा। PMEGP स्कीम का मैडम आपने फुल फॉर्म जैसा बोल दिया, जी जी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। बिल्कुल। इसको हिंदी में हम जो है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी कहते हैं। जी। इस स्कीम की शुरुआत दो स्कीम को मर्ज करके हुई। 2008 से पहले अंडमान में दो स्कीम एक साथ चल रही थी। जी जी। एक थी PMRY जो है पूरे अंडमान में चल रही थी। दूसरी REGP जो KVIC की स्कीम थी, ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए थी, रोजगार से रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जी। जो PMRY थी, धीरे धीरे उसका मतलब पब्लिक के लिए यूज़ कम होता जा रहा था, उसका दायरा छोटा होता जा रहा था समय के साथ साथ। तो गवर्नमेंट ने दो, ये REGP अच्छी चल रही थी तो REGP को ही और PMRY को दोनों को मर्ज करके एक नई स्कीम बनाई गई। PMRY का लिया गया, EGP REGP का लिया गया जी। तो नई स्कीम आई PMEGP। जबकि ये REGP स्कीम का ही रूप है, पूरा वही स्कीम है। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके अर्बन क्षेत्रों में भी इसको जो है लागू किया गया। ओके। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है? इस स्कीम की शुरुआत 2008 से शुरू हुई है स्कीम, और ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME की स्कीम है, और नेशनल लेवल पे इसकी नोडल एजेंसी है KVIC जी। और इन द्वीपों में दो विभाग DIC और खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दोनों डिपार्टमेंट अपना क्षेत्र जो है इन्होंने विभाजन किया हुआ है जी। DIC जो है पोर्ट ब्लेयर म्यूनिसिपल एरिया में नील और हैवलॉक, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप और ननकौरी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में भी ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है DIC। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड साउथ अंडमान का पूरा रूरल एरिया, मिडिल नॉर्थ, कार निकोबार और कैम्बल बे में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी जी, बिल्कुल। ये योजना क्या है, इसके अंदर क्या काम होता है, कैसे लोग इसकी मतलब जानकारी हासिल करें, इस योजना से जुड़े जो लाभ उठा सके? ये योजना पूरी तरह बेरोजगार लोगों के लिए है जो रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं नौजवान, उनके लिए ये स्कीम जो है बनाई गई जी। तो पहले ये था कि अगर आप, बहुत लोगों के दिमाग में था कि अगर हमने इस स्कीम में लोन ले लिया या कोई सहायता ले ली तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। और सरकार ने कहीं भी इसके लिए रुकावट नहीं रखी है। आप चाहें तो लोन लेने के बाद सरकारी नौकरी के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और ये स्कीम में जो है सभी बेरोजगार जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो लोन ले सकते हैं। ओके। जिस तरह से आपने लोन की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोन कैसे ले सकते हैं, किस काम के लिए लोन दिया जाता है? हाँ, इस स्कीम में जो है जी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों के लिए हम लोन जो है ले सकते हैं जी। कुछ नेगेटिव एक्टिविटी है जिनमें हम लोन नहीं दे सकते, उनमें एक है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए लोन नहीं होगा। दूसरा है पशुपालन, इसके लिए लोन नहीं होगा। तीसरा है मांस मछली या उनको काटना
या प्रोसेस करके पका के या डब्बे में बंद करके अचार बना के बेचना भी इसमें नहीं होगा, क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन या खादी का नाम ही गांधी जी से जुड़ा है, जिस वजह से इनको जो मांस मछली के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ओके। तीसरा ये हो गया। चौथा है कोई भी ऐसा काम जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो, उसके लिए भी कोई प्रोजेक्ट अगर लगाना चाहते हो, उससे पोल्यूशन होगा, तो हम इस स्कीम में उसको लोन नहीं दे सकते मैम। ओके। तो ये जो आप लोन देते हैं इसकी ब्याज दर कितनी होती है और इसकी भुगतान अवधि के बारे में भी बताइएगा। मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि लोन जी हम नहीं देते, हमारा विभाग सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जो लोन देगा, लोन बैंक देगा जी। तो आपका आवेदन हमारे पास जो आएगा हम बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, तो बैंक उसमें लोन देगा और बैंक की ब्याज दर इस समय 9 से 10%, 9.9 के आसपास SBI की है और अदर बैंक की भी इसके आसपास कुछ ऊपर नीचे होगी, ब्याज दर 10 के आसपास है। तो ये उनको ब्याज लगता है। और ये स्कीम में जो लोन लेगा उसकी एवरेज ड्यूरेशन जो होगा 5 साल के लिए होगा। 5 साल से बैंक अगर को लगता है कि इतने साल में उसका इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है, तो उसको 7 साल भी बढ़ा के कर सकता है। तो 5 से 7 साल होता है, एवरेज पीरियड 5 साल ही लेते हैं हम। ओके। इस योजना का फ़ायदा कैसे ले सकते हैं, किस तरह से, मतलब अगर कोई चाहे आगे बढ़ना चाहे, रोज़गार को आगे बढ़ाना चाहे इस माध्यम से, तो कैसे वे आवेदन कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि इन एक्टिविटी को छोड़ के अगर कोई बेरोजगार सोचता है कि मुझे ये करना चाहिए या ये मैं कर सकता हूँ, इसके लिए मेरे को यहाँ पे मैं प्रॉफिट कमा सकता हूँ, अपना रोजगार लगा सकता हूँ, तो ऐसे में उनको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। ओके। पूरा इसमें एक साइट है kvaconline.gov.in, इसमें जाके वो ऑनलाइन अपना आवेदन दे सकते हैं जी। आवेदन में उनको कुछ डॉक्यूमेंट पूछे जाएंगे और जो भी एप्लीकेशन वहाँ सबमिट करेंगे वो हमारे विभाग के पास आ जाएगी। ओके। तो ये ऑफलाइन नहीं होता है क्या? ऑफलाइन नहीं है मैडम, ऑफलाइन ये 2016 के बाद से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेगा उसे वहाँ से एक हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट मिलेगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के हमारे विभाग के पास उनको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ता है जी। वेरिफिकेशन के बाद हम इसे बैंक को फॉरवर्ड करते हैं। ओके। तो आपने डॉक्यूमेंट्स की बात की, तो आवेदन करते समय किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? इसमें कोई ज़्यादा ऐसा मुश्किल कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जी। इसमें एक होता है फ़ोटो देना होता है जी। एक आधार कार्ड का कॉपी देना है और एक जो होता है वो म्यूनसिपल में अगर रह रहा है या म्यूनसिपल में कोई काम अपना रोज़गार लगाना चाहता है या पंचायत में लगाना चाहता है, तो उसे पंचायत या म्यूनसिपल का जो काउंसलर या प्रधान है उससे एक पॉपुलेशन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ता है। जी जी। एक वो सर्टिफिकेट हो गया। ओबीसी है, एसटी है, एक सर्विसमैन है, इसको अगर कैटेगरी कोई है तो उसे उस कैटेगरी के लिए एक सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूँ। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है उसकी वो देनी होती है और साथ में उसको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रोफाइल भी बोलते हैं, वो साथ में देने से ये एप्लीकेशन उसकी डॉक्यूमेंटेशन यही है मैडम, इससे वो सबमिट कर पाएगा। ओके। इस योजना के अंतर्गत कैसे और कितनी सब्सिडी मिलती है, इसके बारे में बताइएगा। सब्सिडी के लिए मैम इसमें हम जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पूरे हमारे अंडमान में जितने भी बेरोजगार हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी होगी जनरल कैटेगरी, जिसमें सभी पुरुष हैं जी। सभी पुरुष जो हैं जो लोकल हैं उनको जनरल कैटेगरी में रखा गया है। दूसरी है स्पेशल कैटेगरी, जिसमें से हमारी सारी महिलाएं वो स्पेशल कैटेगरी में आती हैं। ओके। और स्पेशल कैटेगरी में पुरुषों में जो ये एक्स सर्विसमैन है, एसटी हैं, ओबीसी हैं या एक्स सर्विसमैन है, इनको भी स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। तो जनरल कैटेगरी के लिए सब्सिडी म्यूनसिपल एरिया में 15%, पंचायत में जो अपना रोजगार लगाएगा उससे 25% मिलेगी। और स्पेशल कैटेगरी में जो रोजगार म्यूनसिपल में लगाएगा उससे 25% जी। और ग्रामीण क्षेत्रों में या पंचायत में लगाएगा तो उसे 35% सब्सिडी होगी मैम। ओके। जिस तरह से आपने बताया कि किन किन कैटेगरी को अलग अलग सब्सिडी दी जाती है, तो अगर आवेदन करने की बात करें, आपने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसके बारे में भी बताया, तो आवेदन कौन कर सकता है? कोई उम्र सीमा होती है, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है? मैम इसमें उम्र जैसा मैंने पहले बताया 18 साल से ऊपर कोई भी कर सकता है जी।
लेकिन ये देखा जाता है कि एक फैमिली में, इसमें एक प्रावधान है कि एक फैमिली में एक आदमी को एक ही बार सब्सिडी का बेनिफिट होगा। तो हम इसमें ये देखते हैं कि अगर फैमिली में जी किसी बुजुर्ग को ना देके जो नौजवान है, अगर वो लोन ले तो हम उसको आराम से, अच्छा होगा उसके लिए भी और हमारे लिए भी, और उसमें काम करने की एनर्जी और बिजनेस को संभालने की एनर्जी ज़्यादा होगी, नौजवान को दिया जाता है। जी जी बिल्कुल। और दूसरी बात कि एक फैमिली कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो फैमिली आइडेंटिटी कार्ड हमारे लिए जो है इसका मापदंड है। एक फैमिली में जिसका भी राशन कार्ड में जितने मेंबर हो वो एक फैमिली है। अगर कोई फैमिली में शादी करके या कोई बच्चा शादी हो गया, बेटी है या बेटा है, अगर अलग हो जाता है, उसका राशन कार्ड अलग है, तो हम उसे दूसरी फैमिली मान के दोबारा लोन दे सकते हैं। ओके, तो वो दूसरी फैमिली हो गई। अच्छा, मतलब आपका कहना ये है कि अगर एक परिवार से अगर ये है तो सबसे मतलब जो छोटा है उनको दिया जाता है? ऐसा सबसे छोटा नहीं, मतलब नौजवानों ने काम करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। जी बिल्कुल। ये नहीं कि बुजुर्ग आदमी है, चल नहीं पा रहा, फिर वो नहीं कर रहा, उसके नाम से कोई लोन लेना चाहता है, काम कोई दूसरा का, ये चीज़ थोड़ा सा माइंड किया जाता है। ओके, और अगर कोई डिवाइड अगर हो जाता है तो उनको अलग से दिया जाता है, दिया जा सकता है। ओके, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात अगर हम करें तो देखिए, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है जी। जो अनपढ़ है या 8वीं से कम पढ़ा लिखा है उनको भी सर्विस सेक्टर में 5 लाख और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। जी। लेकिन अगर कोई 8वीं पास है मिनिमम तो उसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। सर्विस सेक्टर में उसे 5 से बढ़ा के 10 हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में उसके लिए 10 से बढ़ा के 25 लाख रुपए तक हो जाएगा मैम लोन। ओके, इस योजना से जुड़े लाभ प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे हम शुरुआत करें? हम ये सोच तो लेते हैं कि जब हम इस बारे में सोचते हैं पीएमईजीपी के बारे में कि हाँ ये योजना तो बहुत अच्छा है और इससे हम आगे अपने रोजगार को शुरू कर सकते हैं नए तरीके से, तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कैसे संपर्क कर सकते हैं? अगर किसी के मन में ये बात आ गई कि मेरे को इसमें लोन लेके अपना रोजगार लगाना है जी, तो सबसे पहले उसे नज़दीकी किसी भी बैंक से पता कर सकता है जी, या नज़दीकी कोई भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कोई एक्सटेंशन ऑफिस है, जैसे हडबे में है, डिगलीपुर में है, बकुलतला में है, जी, कारनिकोबार में है, तो वहाँ जाके भी इसकी डिटेल जो भी जानकारी चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। फॉर्म वगैरह भी उसको वहाँ से मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए उसको जो भी हेल्प चाहिए, जो गाइडेंस चाहिए वहाँ से मिल जाएगी। और नहीं है तो हमारे पास डायरेक्ट ऑफिस में हमारे फ़ोन नंबर पे जो 233301 है उस पर भी संपर्क करके वो डिटेल जानकारी ले सकता है। स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं, जी बिल्कुल, इस पर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी। इन नंबरों पे संपर्क करके आप जो है डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और किस तरह से ये पूरा एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल होता है, आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन ही आपको अपलोड करने हैं। तो आप ये सारा जो भी अगर कहीं दिक्कत आए तो आप इसकी जानकारी फ़ोन करके हमसे ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल। राकेश जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होती हैं, तो अगर क्या वो चाहे तो इस योजना से लाभ उठा सकते हैं? एनजीओज तो नहीं, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप जी इसमें लोन ले सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह कंप्लीट होना चाहिए और इसमें लोन वही होगा जो इंडिविजुअल के लिए लोन मैंने आपको बताया सीमा, लोन की जो लिमिट है वही इनके लिए भी लिमिट होगी। तो बैंक चाहे और ये लेना चाहे तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आए, हम उनको भी लोन दे सकते हैं। ओके, बिल्कुल। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं पीएमईजीपी के बारे में, इस योजना से जुड़ी अगर बहुत सारी तमाम जानकारी अगर कोई चाहता है, संपर्क करना चाहता है, आपसे डायरेक्ट मिलना चाहता है, कि लोगों से तो बातचीत करता है पर वो इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाती है किसी कारण, तो अगर वो आपसे मिलना चाहे, आपके विभाग आना चाहे, तो कब आए, कहाँ आए, किस समय आए, इसके बारे में बताइएगा। कोई भी अगर जानकारी लेना चाहता है तो किसी भी कार्य दिवस में वो हमारे ऑफिस में आ सकता है। जी, हमारा विभाग जो है, हमारा ऑफिस है वो मिडिल पॉइंट में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का कॉम्प्लेक्स में ही है। आप आके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में मिल सकते हैं हमसे, हम वहीं पे मिलेंगे और जो भी आपको डिटेल जानकारी और जो भी हेल्प होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने में, अगर आपको कुछ नहीं आता तो हम अपने हाथ से वो फॉर्म भर के देते हैं। आपका ऑनलाइन, आपको साइट नहीं मालूम, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी सबमिट करेंगे। डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना वो भी आपको जानकारी देंगे। और अगर कोई छोटा मोटा लोन है आपका तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनाने में आपको हम मदद करते हैं। ये सारा काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं और करके आपको जहाँ तक हो सके
आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन सक्सेसफुली हो जाए, इसके लिए हमारा प्रयास रहता है। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो। जिस तरह से आपने वेबसाइट की बात की, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को वेबसाइट बता दीजिए, ताकि अगर वो चाहे जुड़ना, अगर कुछ जानकारी चाहे तो वो वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। इस वेबसाइट को है www.kviconline.gov.in। इस पे जाके आप कोई भी बेरोजगार अपना आवेदन कर सकता है। बिल्कुल। राकेश जी, हमारे द्वीप समूह की बात करें या इंटर आइलैंड की बात करें, तो हमारे जो द्वीप समूह के लोग हैं वो किस तरह से जागरूक है इस योजना को लेकर? देखिए, इस स्कीम में हम हर साल एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक शेड्यूल बनाते हैं पूरे अंडमान में अवेयरनेस करने के लिए। और ये पूरा हम अकेले नहीं करते, इसमें हमारे साथ जो अलग अलग विभाग हैं वो भी जुड़ते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, या एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे डिपार्टमेंट को हम साथ लेके किसी पंचायत में या म्यूनिसिपल के ऐसे किसी वार्ड में जाके ये प्रोग्राम करते हैं। तो वहाँ पे जो है प्रधान, PRI मेंबर्स भी होते हैं, तो हम उनको ये जानकारी देते हैं, उनको ये डिटेल भी बताया जाता है कि अगर हमारा ये प्रोग्राम जो सुन रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को अगर इसकी जानकारी चाहिए तो आप अपने पास ये जानकारी रखिए, आप उनको जानकारी ये दे सकते हैं। बिल्कुल। और अगर नहीं भी है तो आप उनके पास हमारा फ़ोन नंबर भी देते हैं, हमारा पैम्पलेट्स और बाकी सारा डिटेल देते हैं प्रधान को, PRIs को और म्यूनिसिपल के जितने भी काउंसलर्स हैं, ताकि वो उस कैंडिडेट को सही दिशा दिखा के हमारे पास भेज सकें और हम उनको जहाँ तक हो सके हेल्प कर सकें। बिल्कुल। आपके पास जब लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, तो वो ऐसी कौन सी समस्या है जो आम होती है और हमेशा आपके पास आती है, और आप किस तरह से उनकी सहायता करते हैं? ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं वो एक ही समस्या है कि बैंक हमें लोन नहीं दे रहा। देखिए, बैंक को लोन देना जरूरी है, नहीं तो बैंक का कामकाज चलेगा नहीं। बैंक तो लोन देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ऐसे ही किसी को उठा के वो लोन नहीं दे देता। तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, तो हमें बैंक की भी मजबूरी समझनी चाहिए कि वो क्या डॉक्यूमेंट पूछ रहा है। कई बार हमें समझ नहीं आता कि वो डॉक्यूमेंट क्या पूछ रहा है, जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हमें ये लगता है कि बैंक जो है दे नहीं रहा, नाराज भी हो जाते हैं। तो बैंक की भी मजबूरी हमें समझनी चाहिए, और बैंक क्या डॉक्यूमेंट पूछ रहा है वो हमें समझना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट देने के बाद बैंक लोन दे देता है। ऐसा हमारे पास अभी तक हमने जितने भी 2008 से अब तक करीब 2500 लोगों को इस स्कीम में लोन मिल चुका है। 2500 और उनको 78 करोड़ से ज़्यादा का लोन मिला है। और उनको सब्सिडी जो है 21 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी दी जा चुकी है। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिल रहा है तो किसी को भी नहीं मिल रहा है, बहुत से लोगों ने इसका बेनिफिट लिया है। हमें समझना चाहिए कि बैंक क्यों पूछ रहा है और क्या डॉक्यूमेंट, परेशानी क्या है बीच में, उसे समझनी चाहिए। बिल्कुल। ओके। राकेश जी, ऐसा होता है कि जब हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हमें पैसा तुरंत मिल जाएगा और हमें वो पैसा जो मिलेगा उसी से हम अपना बिजनेस को है शुरुआत करेंगे उनका। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोन मिलने में हमें लेट हो जाता है, और ऐसा हो जाता है कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें खुद का पैसा लगाना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में मानसिकता है कि हमारे पास तो पैसे नहीं है और लोन मिलने में काफ़ी लेट हो जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से ये धारणा लोगों में है और बदलनी चाहिए? लोन हमारे यहाँ से जो भी एप्लीकेशन आते हैं हम तुरंत उसको बैंक में फॉरवर्ड कर देते हैं। ये 3 से 5 दिन में, अगर डॉक्यूमेंट कंप्लीट है तो हम 3 से 5 दिन भी नहीं लगते, तुरंत फॉरवर्ड हो जाता है। अब बैंक को जो डॉक्यूमेंट चाहिए, बेनिफिशियरी वो कितने दिन में कंप्लीट करता है, ये भी एक मुद्दा है। अभी वो लोकेशन को भी वेरीफाई करना होता है बैंक को, जो कैंडिडेट है उसकी फाइनेंशियल स्टेटस उसको भी वेरीफाई, जो वो बिजनेस बोल रहा है उस लोकेशन में वो बिजनेस कितना वाइबल है, उसकी भी उसको जो है वेरिफिकेशन करनी होती है। करने के बाद ही बैंक इस नतीजे पर पहुंचता है कि इसको कितना लोन दिया जाए, जितना ये पूछ रहा है क्या उतना वाइबल है या नहीं है। कम है तो ज़्यादा भी कर सकता है, ज़्यादा है तो कम भी कर सकता है, गलत है तो उसको मना भी कर सकता है, अगर सही लगे तो उसको फिर लोन दिया जाता है। इसमें कितना टाइम लगेगा इस बैंक के साथ हमें उसको भी समझना जरूरी है।
बिल्कुल समझदारी के साथ समझदारी के चलेंगे साथ तो जल्दी हो जाता है। ऐसा भी हुआ मैडम कि हमने एप्लीकेशन, बैंक ने कहा ये एक बंदा है जिसको गाड़ी चाहिए जी, तो इसको आप फॉर्म भरो। 1 वीक के अंदर उसने सारा डॉक्यूमेंट पूरा किया। मैं माया बंदर गया था, वापस आया, आके मैंने एप्लीकेशन आज अपलोड की, दूसरे दिन उसका सैंक्शन हो गया। ओके, सैंक्शन हो गया। सैंक्शन होने के बाद उसने 11 दिन की एक ईडीपी ट्रेनिंग होती है वो की, करने के बाद उसको बैंक ने फाइनेंस भी कर दिया। ओके, साथ ही साथ मतलब 1 महीना भी नहीं लगा, उसको लोन मिल गया। बिल्कुल जी, क्योंकि उसने बैंक को समझा, बैंक ने उसको समझा, दोनों बैठ के हमेशा मिलते थे, बात करते थे, तो एक दूसरे की परेशानी को समझ के उन्होंने फटाफट जो है सारा काम हो गया। ओके, तो समझदारी के साथ, सही जानकारी के साथ बिल्कुल हमें दोनों आगे का बढ़ना तालमेल चाहिए। होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या इस योजना से अगर एक बार कोई लाभ ले लेता है तो क्या दोबारा आवेदन कर सकता है? इस योजना में वैसे तो नया अगर कोई यूनिट लगाना चाहे, नया प्रोजेक्ट का लेके आए हमारे पास, तो उसको एक बार लोन लेने के बाद दोबारा लोन नहीं मिलता जी, लेकिन अगर कोई पहले जिस काम के लिए लोन ले चुका है उसी काम को और बढ़ाना चाहता है तो उसके लिए दोबारा लोन दिया जा सकता है। इसके लिए उसको सर्विस सेक्टर में पहले जो उसको 5 लाख से 10 लाख मिलता था, अभी उसको 25 लाख तक मिलेगा सेकंड टाइम। और मैन्युफैक्चरिंग में जिसको 25 लाख दिया है उसको 1 करोड़ रुपए तक का दिया जा सकता है। लेकिन उसमें सब्सिडी जो मैंने बताई है फ्लैट, रूरल और म्युनिसिपल एरिया के लिए 15% होगी। ओके, और उसको उसी बिजनेस को आगे बढ़ाना है, पहले जो बिजनेस कर रहा था। जी, जी, और इसके लिए उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट का होना बहुत ज़रूरी है, जैसा उसका जीएसटी नंबर, अगर वो बिजनेसमैन है, अच्छे से बिजनेस चला रहा है तो उसका जीएसटी नंबर होना ज़रूरी है। अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल किया होना चाहिए उसके पास लास्ट 3 इयर्स का जी, और उसके पास अकाउंट स्टेटमेंट होना ज़रूरी है जिसमें उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है ये दिखे। और साथ ही बैंक से उसको एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि पहले वाला लोन उसने ठीक से कंप्लीट कर लिया है जी, सब्सिडी पहले वाली उसकी सही तरीके से पूरी की पूरी सब्सिडी एडजस्ट हो गई है। तो इस तरीके से फिर उसको जो है सेकंड लोन के लिए उसके लिए रास्ता आसान हो जाता है। ओके, जिस तरह से आपने बताया कि इस आवेदन अगर हम करते हैं इस योजना के लिए तो हमें ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। मान लीजिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय अगर कोई चीज़ मतलब भरते वक्त, फीड करते वक्त गलती हो जाती है, मान लीजिए नाम गलत टाइप हो गया है या कुछ भी, तो ऐसे में करेक्शन किस तरह से किया जाता है? बेनिफिशियरी जो भी एप्लीकेंट वहाँ से आवेदन करता है, जरूरी नहीं कि उससे सारी जानकारी हो जी, तो वो अलग अलग पढ़ा लिखा कम ज़्यादा भी हो सकता है या वो किसी से भरवा भी सकता है, उसमें कुछ गलतियां होना स्वाभाविक हो है। जाती, बिल्कुल, लेकिन इसमें जो है घबराने की बात नहीं है। आपका जो एप्लीकेशन है वो सीधा बैंक तक नहीं जाता, ये नहीं कि एक बार दे दिया तो ख़त्म। आपका एप्लीकेशन हमारे पास आएगा, हम उसे अपने ऑफिशियल लॉगिन आईडी से उसको ओपन करके देखेंगे, अगर उसमें कुछ परेशानी है, कुछ गलती है तो हम उसको करेक्शन कर सकते हैं जी। कुछ गलतियां जो है करेक्शन नहीं होंगी, जैसे आपका आधार कार्ड, नाम, इसको करेक्शन करना हमारे बस में नहीं है। अगर ऐसा भी है कि आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो हम उसको रिजेक्ट करके आपका एप्लीकेशन दोबारा फिल करके हम ही दे देंगे या आप कर लीजिए, तो उनको गलतियों को सुधार के हम लोग दोबारा एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ईडीपी क्या है, इसकी जो ट्रेनिंग है वो लेना कितना आवश्यक होता है? ईडीपी इस स्कीम में हर बेनिफिशियरी को करना बहुत ज़रूरी है जी। इसके बिना उनको सब्सिडी का बेनिफिट नहीं होगा। ये ईडीपी कब होती है? ये ईडीपी आपको जब बैंक आपका लोन सैंक्शन करेगा तब आप उसके बाद ईडीपी कर सकते हैं। पहले ये ईडीपी हमारा ये रेगुलर क्लासेस आरसीटी करवाता था, वहाँ पे आपकी ईडीपी होती थी, फिर ये ऑनलाइन कर दी गई कोविड के बाद से, कोविड के टाइम से इसको ऑनलाइन कर दिया गया। अभी एक ऐप है, उद्यमी ऐप है, उसमें जाके आप अगर सैंक्शन है तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें ईडीपी होगा। ओके। तो ये ईडीपी 11 दिन की होती है। तो 11 उसमें टॉपिक होते हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, आपको 11 चैप्टर्स को सुनना और देखना पड़ता है। देखने के बाद आपका असेसमेंट होगा, असेसमेंट होने के बाद आप 11 दिन लगेंगे, तो उसके बाद आपको ये ईडीपी सर्टिफिकेट आपका ऑनलाइन आ जाएगा जी। ये ईडीपी में जो टॉपिक हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए। जैसा उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से किया जाए, ये उनको उसमें सिखाया जाता है।
अगर उसको अकाउंट मेंटेन करना, क्या जरूरत है हमें अकाउंट मेंटेन करने की, हर आदमी सोचता है जी। तो लेकिन उसको किस तरीके से मेंटेन किया जाए, उससे क्या क्या बेनिफिट है, ये उनको समझाया जाता है। साथ ही उनको इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में, पैन कार्ड के बारे में, ये सारी जानकारी इस ईडीपी में दी जाती है। और गवर्नमेंट की जो अदर स्कीम्स हैं जी, जो उनके इस यूनिट को और आगे बढ़ने के लिए और डेवलप होने के लिए ज़रूरी है, चाहिए, अगर हेल्प उसमें लेना चाहें तो उसकी भी जानकारी दी जाती है, ताकि वो फ्यूचर में जाके, अगर पीएमईजीपी में दोबारा लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो उस स्कीम का लाभ उठा के वो अपने बिजनेस को और ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो ये सारा उसको ईडीपी में सिखाया जाता है और ये हर बेनिफिशियरी के लिए कंपलसरी है। इसके बिना उसकी सब्सिडी, उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, सब्सिडी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सैंक्शन होने के बाद ईडीपी करना होता है। ईडीपी करने के बाद जब सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा, बैंक के पास भी चला जाएगा, तो बैंक आपको तब आपका लोन जो है डिसबर्स करेगा। जी जी, बिल्कुल। राकेश जी, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि जब भी हम कोई योजना के बारे में जानते हैं तो उसमें हम ये सुनते हैं कि अगर हमें कुछ बिज़नेस शुरू करना है तो प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ऐसे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में अगर हमें कभी कोई समस्या होती है तो क्या आप उनकी हेल्प करते हैं, और करते हैं तो किस तरह से करते हैं? देखिए, हमारा लोन जो हमारे पास आते हैं बहुत छोटा लोन वो लेने आते हैं। ज़्यादातर जो है 5 से 10 लाख के बीच में, 5 लाख से कम ही होता है ज़्यादातर, और कुछ है 5 से 10 के बीच में ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बाहर से बनाने जाए, किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को ऐसा पूछ लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोजेक्ट बना के दे देते हैं जी। इसमें उनसे कोई चार्जेस लिया नहीं जाता है। तो उससे उसका बैंक लोन तो हो जाता है। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, 25 लाख है या उसके 10 लाख से ऊपर जाता है, तो ऐसे में बैंक को उसमें डिटेल कुछ जानना होता है, जिसके लिए हम उसको बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज से जाके आप अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और बैंक को सबमिट कीजिए, ताकि बैंक आपका प्रोजेक्ट को समझ सके और आपको फाइनेंस कर सके। ओके। बैंकों को क्या नो ड्यूज लेना पड़ता है क्या इस पर? ये पहले था मैम, जब ये कोर बैंकिंग नहीं था तब ये होता था कि उनको नो ड्यूज कलेक्ट करना होता था। आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया है। आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई है, सिबिल जी। सिबिल में हर अकाउंट आपका, मेरा या हर बेनिफिशियरी का जो भी अकाउंट है उसका डिटेल सिबिल में रहता है जी जी। तो जब भी बैंक को किसी को लोन देना होता है तो वो सिबिल से उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है। उसका क्रेडिट स्कोर बोलते हैं उसको, क्रेडिट स्कोर चेक करता है। ये क्रेडिट स्कोर 300 to 900 के बीच में वेरी करता है। वो क्रेडिट स्कोर को देखने के बाद ही बेनिफिशियरी को लोन देना है या नहीं, बैंक जो है फाइनेंसिंग बैंक डिसाइड करता है। ओके, तो आप अब हमारे दर्शकों से चलते चलते क्या कहना चाहेंगे कि इस योजना से वे कैसे लाभ उठा सकते हैं? इस योजना में एक खास बात है कि 15 से 35% की जो सब्सिडी है आपको अप्लाई करते समय, आवेदन करते समय ही आपके लिए सुनिश्चित कर दी जाती है जी। तो आपको ये सब्सिडी मिलेगी। बाकी स्कीम का तो आपको फाइनेंस या अपना प्रोजेक्ट लगाने के बाद बिल सबमिट करेंगे तब सब्सिडी मिलती है, लेकिन यहाँ पहले ही आपको सब्सिडी मिलेगी। और जैसे ही बैंक आपको सब्सिडी अमाउंट के बराबर लोन डिसबर्स करता है, वो 100% के ऊपर सब्सिडी क्लेम कर सकता है बैंक। तो मतलब आपको लोन पूरा नहीं मिला लेकिन सब्सिडी आपको पूरी दे दी जाती है। तो इसीलिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। 35% लेडीज को सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो दर्शक देख रहे हैं, बताइए, जो भी बेरोजगार हैं उनको इस स्कीम में लाभ लेने के लिए आप हमसे संपर्क करने के लिए बोलिए, या नज़दीकी कोई भी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का एक्सटेंशन ऑफिस है, वहाँ जाके भी वो जानकारी ले सकते हैं। ओके। राकेश जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इस योजना से जुड़ी तमाम जानकारियाँ देने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हमारा दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर अब सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। अब आप हमारे कार्यक्रम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। अगर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है @DDK_पोर्ट ब्लेयर। हमारा फेसबुक पेज है दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर, और यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर। साथ ही हम आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम से जुड़े अगर आप हमें कोई सुझाव भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। सुझाव भेजने के लिए नोट कीजिए हमारा पता, दूरदर्शन केंद्र,
पोर्ट ब्लेयर, AIR रोड, डिलैनीपुर, हेडो पोस्ट 744102। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hopdk.portblair@gmail.com। तो दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप इस योजना से जुड़ी लाभ उठाते हुए अपनी जिंदगी में खूब आगे बढ़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।